नमस्कार, जोहार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, जय भीम। अ, जैसा कि आप सबको पता है मैं रोज़ मेरे यूट्यूब के माध्यम से जो भी अपने समाज के लिए पूरे देश में हर दलित शोषित वर्ग के लिए काम करने वाले जो संघर्ष से उठे हुए लोग हैं उनसे मिलता हूँ। जैसे ही आज आप धरियावद के विधायक श्री थावरचंद जी डामोर के पास में आए और उनसे विधायक बनने के बाद में वो किस-किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे क्या योजना है और कैसे उन्होंने राजनीतिक पार्टी जॉइन करी और अभी जो इनका 3-4 महीने हो गए इस दरमियान इन्होंने क्या-क्या काम किया, क्या-क्या योजना लेके चल रहे हैं, वो सारी बातें इनसे करेंगे। तो एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आइए बात करते हैं सर से। सर नमस्कार, जोहार। सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को जोहार। और देश के अंदर बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो पहले छपकर बिकती थी और आज बिककर छपने लगी है। आप आए हो ईमानदारी से, तो मैं आपका दिल से शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सर क्योंकि मैं आपसे वैसे तो आपको पूरा क्षेत्र जानता है, आप सदन में भी जोर-जोर से आवाज़ उठा रहे हो, हर क्षेत्र के, हर जनता के लिए, हर वर्ग के लिए आवाज़ उठा रहे हो। वैसे सब जानते हैं लेकिन एक क्योंकि मेरा आपसे पहली मुलाकात है, तो थोड़ा-सा एक पारिवारिक बैकग्राउंड और राजनीति में रुचि को लेकर के थोड़ी-सी बात की आपकी कैसे रुचि हुई और पारिवारिक बैकग्राउंड क्या? मेरे पिताजी खेती-बाड़ी करते हैं। जी। मैं भी बीए, बीएड करी है, कई बार संघर्ष इतना रहा कि छोटी-मोटी मज़दूरी करके भी पढ़ाई करी। और मेरे घर में भाई है, बीएससी बीएड कर रखी है, मिसेज़ है, उसने भी बीपीएड कर रखी है, सिस्टर है, शादी हो गई है। तो हम सबका कहीं न कहीं संघर्षों से भरा जीवन रहा है। हुँ, और ये सोचा नहीं था कि राजनीति में चले जाएँगे कभी। बस ये था कि उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, तो देखते थे जो यूथ आंदोलन करते थे, उनके साथ कभी-कभी नारेबाज़ी करते थे, हुँ, हक के लिए लड़ते थे। हुँ, एक चीज़ अच्छी लगती थी कि अपने हक के लिए लड़ो और फिर हक लो। हुँ, तो फिर यहाँ पर भी आए, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने कि किसानों के साथ में बुरा होता है, हुँ, नौजवानों के साथ में बुरा है हुँ, और हर वर्ग के साथ में बुरा हाल है। हुँ, यहाँ तो जानकारी का अभाव है या फिर सरकारों की योजना धरातल पर पहुँचती नहीं है। हुँ, तो जितनी जानकारियाँ थी उतना लड़ते थे हुँ, और राजनीति में आना इतना सोचा नहीं था। अच्छा। तो इससे पहले आप ये पहला चुनाव या इससे पहले कोई चुनाव लड़े हैं आप? चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा। मेरा एक ख्वाब था, मैं बीएड कर रहा था उसी दौरान, हुँ, कि मैं चुनाव लड़ूँगा अनुभव के लिए, हुँ, या जीत गया तो मैं काम करूँगा। हुँ, उस वक़्त हुँ, उससे पहले मैं गाँव के अंदर सरपंच का लड़ा था। हुँ, फिर मैं 40 वोटों से हारा था। हुँ, फिर उसके बाद में जिला परिषद का सभी साथी का लड़ना पड़ेगा। हुँ, उसके 6 महीने बाद में जिला परिषद लड़ा हुँ, और लगभग 6 महीने के आसपास ही उस टाइम वर्तमान में हमारे दिवंगत विधायक थे गौतम जी, वो चुनाव विधायक थे। हुँ, हमें नहीं मालूम था कि कुदरत का कहर ऐसा आएगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे हुँ, और कोरोना के समय उनकी डेथ हो जाती है, तो उपचुनाव होता है। उपचुनाव के अंदर हम सब ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर आम राय से मुझे चयनित किया था और पार्टी टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। पर सबका साथ सहयोग और प्यार इतना था, उन्होंने सेकंड पोजीशन पर मुझे पहुँचाया था। हुँ, फिर चुनाव हार गए थे और उस टाइम हमारे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के बलबूते हुँ, यहाँ नगराज जी जो कांग्रेस से थे वो चुनाव जीते थे। हुँ, 2 साल में जनता के बीच में रहा, उनके सुख-दुःख में काम किया, साथ में जब भी जिसकी भी ज़रूरत पड़ी, हुँ, जैसा मेरे से संभव हुआ, हम आधी रात में भी उनके लिए काम किया। हुँ, तो जनता ने भरोसा भी किया और एक उम्मीद जताई कि ये नौजवान है, पढ़ा-लिखा है, तो हमारे लिए कुछ बेहतर काम करेगा ही। हाँ, हाँ, तो इस बार फिर चुनाव हुआ, इसमें सारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, यहाँ के क्षेत्र की जनता की बदौलत और उसकी ईमानदारी की बदौलत हुँ, ये चुनाव हमने बिना दारू, पैसा, रुपया, बोकड़ा, हुँ। किसी भी लोभ लालच के बिना हमने चुनाव जीता है। तो इतने चुनाव आप लड़े और फिर काफ़ी संघर्ष जैसा आपने बताया। फिर इतनी मेहनत के बाद में जैसे ही विधायक का चुनाव जीत गए और रिज़ल्ट आया तो उस दिन का कैसा क्या अनुभव? नहीं, एक बार तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम चुनाव जीत गए हैं हाँ, हाँ, और विधायक भी बन गए हैं। हाँ, हाँ। कई दिन तक तो जनता का प्यार था और विश्वास था हुँ, हुँ। कि दरियावत के माली समाज के लोग कहने लगे 3 दिन बाद हाँ, हाँ। कि पहली बार हमारे दरियावत से इतनी मालाएँ गई हैं अच्छा, और ये मान के चलो कि पहली बार किसी विधायक के घर में इतने लोग आए होंगे। अच्छा। ये उनकी प्यार और दुआ थी, उनकी मेहनत थी, वो जीते थे तो ऐसा लग रहा था उनको कि थावरचंद ने जीता, हम सब चुनाव जीते हैं। हाँ, हाँ। इस तरीके से 3 दिन में 16-16 घंटे एक ही जगह खड़ा रहा। अच्छा।
और मुझे एक जरा सी भी थकान महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम था, वो सामने से आशा लेके आ रहे। कोई-कोई 6-6 साल से 5-5 साल से बीमार है, कोई अपाहिज है, फिर भी वो मेरे को गले में माला डालने आ रहा है। तो उनके सामने वाले को देख के मेरे हौसला और बढ़ जाता था कि मैं कुछ ईमानदारी से कोई अच्छा करूँ। तो सर सभी वर्ग के लोग या सिर्फ आदिवासी, क्योंकि पार्टी का नाम के हिसाब से कभी ऐसा कुछ? वो उनकी मंशा, लेकिन मुझे शुरुआत तो आदिवासी समाज के लोग आए। उसके बाद में जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी के हैं, कुछ माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी समाज के हैं, उन्होंने सब आए थे। जनरल समाज से वो लोग आए थे जिन्हें मेरा व्यक्तिगत व्यवहार था। बाकी तो कुछ लोग नहीं, पहले से मान लिया गया यार हमने साथ दिया कि नहीं दिया, हम जाए कि नहीं जाए। मैं उन जो उनकी सोच थी मैं ऐसा नहीं था। जीतने के बाद में मैंने ये सोचा कि 2.5 लाख लोग हैं हमारे अपने हैं और सबके लिए काम करना है। तो सर जैसा कि आपने बताया और बहुत ही अच्छा, हमारी तरफ से भी आपको बहुत-बहुत बधाई। दूसरा सर ये कि क्योंकि आपने बोला कि 2-3 साल से मैं लोगों के साथ रह रहा था और उनकी दुःख-दर्द समझे, उनकी मूल समस्याएँ समझी। तो आपने धैर्यवाद की ऐसी कौन-कौन सी मूल समस्याएँ जो जानी कि वास्तव में ये चीज़ें धैर्यवाद में बहुत ज़रूरत है और इनको लेकर के मैं काम करूँगा? छोटी-बड़ी समस्या थी, जैसे एक किसानों को चाहिए खाद बीज समय पे। दूसरा चाहिए उनके बीज का दाम सही मिले, उसके लिए कृषि मंडी चाहिए। नौजवानों को चाहिए रोजगार और नौजवानों को कॉलेज, कॉलेज के अंदर फैकल्टियाँ, स्कूल के अंदर फैकल्टियाँ, कक्ष कंप्लीट होने चाहिए। और गाँवों के अंदर ऐसे गाँव भी हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, और आज भी कुछ गाँव के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं आज़ादी के बाद से, कि लोग आज भी कितने दूर-दूर तक मरीज को, पेशेंट को इधर-उधर खाट पे भी ले जाना पड़ता है बारिश के टाइम पे। तो ऐसे वक़्त में हम लोग हमेशा उनके बीच खड़े रहे, चाहे किसान की समस्या हुई, खाद बीज नहीं मिला टाइम पे, तो हम आंदोलन के माध्यम से खड़े रहे। और अभी हाल ही में विधानसभा के अंदर मुझे 2 बार मौका मिला था। एक बार युवाओं के लिए बोला हूँ मैं, रोजगार के लिए बोला हूँ, पेपर लीक होती है तो उनके साथ दुःख होता है उसके बारे में बोला हूँ। और जो मिड डे मील में ये दूध पाउडर का मिल रहा है हमारे बच्चों को, पोषण दूध की जगह हमें फल फ्रूट मिले, और हम लोग यही मांग कर रहे थे कि हमको वो चीजें मिले। साथ में ये कृषि मंडी का जो मुद्दा है मैंने विधानसभा में उठाया है, और मेरी कोशिश तो ये है कि सीजन का मिले, लेकिन हम एक रास्ता निकाल रहे हैं। बहुत जल्द किसानों को कृषि मंडी की सौगात दूं। मैं 5 साल का करियर है, ये 5 साल मुझे दिए हैं, तो इसके लिए टीम भी गठित करवाई है। यहाँ से कृषि मंडी सचिव को भी एक बार बुलाया है, मौके पे देखा है, सब नहीं। आगे हम कोर्ट में भी पैरवी करने के लिए ढंग से वकील करेंगे, और इससे निजात दिलाए और किसानों को उचित मूल्य मिले। सरकारें तो कह रही है 27 रुपए एमएसपी की रेट पे इनको दें, लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसा। और खाद बीज की मारामारी रहती है हर बार, तो उसके लिए भी हम रास्ता निकाल रहे हैं बीज का, ताकि किसी भी किसान को उस टाइप की परेशानी नहीं हो। किसान के संबंधित कोई भी सरकारी योजना है उसको मिले। नौजवानों के लिए कॉलेज की बात थी, तो मैंने अभी भी बीच में रखी थी बात, और आने वाले जो नेक्स्ट जो भी सेशन चलेगा विधानसभा का, उसमें मेरी प्राथमिकता कॉलेज की रहेगी। भबरा जलारा के अंदर एक कॉलेज खुलवा है, स्टूडेंट के लिए दूर जाना पड़ता है। मोंगाणा के लिए भी खुलवा है, दरियावत के लिए बालिका कॉलेज खुलवा है, जसाड़े के लिए कॉलेज बालिका कॉलेज खुलवा है। हमारी उप तहसील है जो मोंगाणा, उसको तहसील में करोन्नत करवाए, दरियावत को उप जिला करवाए। तो ये सारी मांगे हैं जो मैं व्यवस्थित तरीके से कर रहा हूँ, और जब भी समय मिलेगा, अभी लोकसभा सर पे है, इसलिए शायद विधानसभा तो अनिश्चितकालीन स्थगित है, तो जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जहां तक जो भी संभव होगा मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा पहला जो बजट आएगा ऐसी जगह इस्तेमाल करूंगा जहाँ सबसे ज्यादा अभी भी बुरी हालत है। मुझे सारे कार्यकर्ता हैं, सारे लोग कहते हैं हमारे ये जरूरत है वो जरूरत है, पर ऐसे लोग भी हैं जो आज तक दुखी होकर बैठे हैं। तो वो भले नाराज हो थोड़े दिन के लिए, लेकिन मैं देखूंगा। लेकिन पहली प्राथमिकता ऐसे लोग भी हैं जो आज भी उनके हेडपंप नहीं है, 3-3 किलोमीटर पानी लेने जा रहे हैं, तो जरूरत है वहां पे, मुझे लगेगा तो देना चाहिए, वहां दूंगा। कोई ऐसी सड़कें हैं वहां पर जो बिल्कुल इलाका ऐसा है कि वास्तव में दुखी है, तो पहले उनका काम करूंगा। ये दिमाग में नहीं है कि उसने वोट दिया नहीं दिया उसको पार्टी का है, नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, पहले काम जरूरी है जनता। तो जैसे आपने शिक्षा के बारे में बताया और विशेषकर किसानों के लिए, क्योंकि वास्तव में अपन खेती बाड़ी पे अपना ये जो एरिया है मुख्य रूप से इससे अपना भरण पोषण चलता है। दूसरा सवाल, जैसे यहाँ की कुछ सड़क वगैरह या चिकित्सा वगैरह इसके लिए? शिक्षा के बारे में अभी पूर्व की सरकार की घोषणा में था हमारा सैटेलाइट हॉस्पिटल, जो अभी बन रहा है, बन के तैयार होने वाला, थोड़े दिन में संचालित हो जाएगा। तो एक भाग हम
पुराना अस्पताल है वहीं रखेंगे, बाकी की सारी सुविधा उधर करवाएंगे और उसके बारे में और भी जो सुविधा है उसके लिए मैं विधानसभा में पूरी तरह से मांग करूंगा। किसी भी गाँव के अंदर पीएचसी सीएचसी जहाँ पर भी है खुली हुई कोई भी असुविधा होती है तो मैं पूरी देख रेख करूंगा और मेरे लायक जो भी होगा मैं विधानसभा तक पहुंचाऊंगा सदन के पटल पर। उस लायक मेरे को लोगों ने बताया कि असुविधा कोई महसूस नहीं हो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आप अभी गए थे विधानसभा के सेशन में और स्टार्ट में जैसे शपथ ग्रहण को लेकर के थोड़ी बहुत ऐसी कुछ विवाद जैसा किसी लोगों ने हो सकता है उसको अलग तरीके से पेश किया शपथ ग्रहण को लेकर के कि आप कुदरत की कुछ ऐसी कसम ले रहे थे ऐसा ओत ले रहे थे तो उसके बारे में सब कुछ। देखो संविधान में मुझे आजादी है कि मैं किसको मानता हूँ और आप किसको मानते हो मैं आपको मना नहीं कर सकता। तो मैं कुदरत को इसलिए मानता हूँ कि ये पूरी सृष्टि है, जीव जंतु, ये पवन पानी हवा, धरती आसमान सूर्य चंद्र तारे इनसे पूरे जीव शक्कर चलता है। हम जो आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति की जय बोलते हैं। जय प्रकृति की जय मतलब कुदरत की जय और कुदरत की जय मतलब इस देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर जितने भी इनके देवी देवता हैं सबकी जय आ गई, पूरी सृष्टि की जय आ गई। तो उसकी जय बोल रहा था, मैं कोई गुनाहगार नहीं था। तो उसका कुछ विरोध वगैरह वहां से कुछ नहीं हो? नहीं, वो विरोध तो जिनकी अलग मानसिकता है वो तो करते रहेंगे, जो राम के नाम पर राजनीति करे वो तो करेंगे। दूसरा सर अभी आप इसी बात को लेकर के बोल रहा हूँ अभी जैसे आप वहाँ छत्तीसगढ़ गए, बस्तर में गए और आंध्र प्रदेश वगैरह भी गए, बीएपी के तीनों एमएलए और भी कुछ लोग, तो वहाँ किस उद्देश्य और क्या मतलब पार्टी का विस्तार या क्या क्या उद्देश्य था? जी हम एक साधारण परिवार से तीनों एमएलए और चौथा एमएलए भी आप जानते हो मध्य प्रदेश से, बहुत ही साधारण परिवार से हैं। हम जमीन से जुड़े हुए, जमीन से उठे हुए हैं। वो संघर्ष झेला है, जेल भी रहे हैं, देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने। कोई किसान रोता है तो हमें लगता है कि हमारा खुद की पीड़ा है, कोई नौजवान की पीड़ा होती है, हमने वो दिन देखे हैं तो हमको भी लगता है कि नौजवान की पीड़ा है। क्योंकि आज नौजवान पढ़ाई के लिए भी खेत गिरवी रख रहे हैं तो गहने गिरवी रख रहे हैं, वो कंडीशन सेम हमारे साथ हुई हम देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारे समुदाय के साथ में जो पीड़ा है वो हम भी देख रहे हैं। हम एक विधायक हैं, अगर राजनीति में आए उससे पहले एक आंदोलन का हिस्सा है। राजनीति हमारा जरिया है जिसके माध्यम से आदिवासी समाज को जो एक आजादी उसको सारी चीजों से आजाद करा सकते, गरीबी से आजाद करा सकते हैं, उनकी जमीनी छीनी जा रही उससे आजाद करा सकते हैं, उसके जंगलों को काटा जा रहा है उससे आजाद करा सके, उसके साथ में जो रोज आए दिन अत्याचार होता है उसके आजाद करा सकते हैं, शिक्षा उनको मिले उसके लिए आजादी दिला सकते हैं और बेहतर तरीके से जो जातिगत शोषण होता है उससे आजादी कराए, जुल्म से आजादी कराए। इस मकसद से हम लोग गए थे कि वहां पर भी हमारा समुदाय रहता है आंध्रा में। तो ऐसे इलाके आंध्र प्रदेश में भी कम से कम 7-8 विधानसभा ऐसी है जहां पर आदिवासियों के लिए रिजर्व है और आज भी वहां पर मूल देश तरक्की करा, चांद में चला गया और विकसित भारत का नाम दे रहे हैं। उसी विकसित भारत के अंदर आज भी आदिवासी रोज मर मर के जी रहा है, मूलभूत सुविधा नहीं है। तो हमें इस बात की पीड़ा है कि हम समुदाय के लोग हैं, जिस समुदाय ने हमको जिताया, जिसके सर्टिफिकेट लेकर हम विधायक बने हैं और रिजर्व सीट से, तो क्या उस समुदाय के लिए हमने बोले? इसी बात के लिए हम आंध्र प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ में गए, यह हालत छत्तीसगढ़ के बस्तर में गए। ऐसे हालात है कि वहां पर वहां के लोगों द्वारा ये बताया गया, वहां की मैं जब सोशल मीडिया पे पढ़ा था, अखबारों में पढ़ा था, कुछ अलग चीजें नजर आई कि वहां पे नक्सलाइट रहता है, वहां पे ऐसा करेगा वैसा कर देंगे। वहां गया, विपरीत परिस्थितियां हैं। सरकारें रातों रात किसी गांव के अंदर, उस गांव के लोगों को जरूरत नहीं है, 6 लाइन 2 लाइन 4 लाइन ऐसी सड़कें निकालती है और सुबह उठते मिलिट्री तैयार, पुलिस तैयार, कोई विरोध करेगा उसको नक्सलाइट करके गोली मार दी जाती है। किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार आए दिन होता है वहां पर। 6 महीने की बच्ची वहां भी, ये दंतीवाड़ा आसपास ही है, वहां पर 6 महीने की बच्ची अपनी माँ उसको दूध पिला रही थी, उसको गोली मार दी पुलिस वालों ने। और किस लिए मारी? सिर्फ ऐसे ही किसी का बर्थडे था और थाने के अंदर पार्टी वाल्टी कर रहे थे और गोली मार के मार दिया उस बच्ची को। आप खुद जाओगे वहां पे, रो रो के मर मर के जियोगे आप कि ऐसी स्थिति वहां के कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं, जो आवाज उठाएगा वो नक्सलवादी है। और उस इलाके के अंदर आपको बता दूं, कोई पत्रकार भी आवाज उठाने तैयार नहीं है, कोई नेता आवाज उठाने तैयार नहीं है और रोज जमीनें छीने, आप 70 सालों से जिस गांव में रह रहे हो, अचानक से कोई कहे इस गांव को खाली कर दो, आपको कैसा लगेगा? किसी की बहन के उठा के साथ में बलात्कार कर दिया, थाने में गई तो उसी को जेल में डाल दो, कैसा लगेगा? किसी के बाप को उसके आंखों के सामने मार देंगे, कैसा लगेगा? ये पीड़ा उस छत्तीसगढ़, बस्तर, सुकमा, सरगुजा, ये उस इलाके के अंदर गया। और उसके बाद में हसदेव वाला मुद्दा था, पूरे देश के अंदर हसदेव। मोदी अपने दोस्त की जीत पर इतने
मायूस और निराश होकर उसको सब कुछ दे बैठे हैं। अडानी की जीत पर कोल खाने हैं और ऊपर 30 फीट 20 फीट के ऊपर इतना हरा भरा जंगल है। आपको भी मौका मिले तो जाके देखना, आसपास के गांव के लोग रह रहे हैं, भोले भाले लोग हैं जो वो उनकी आजीविका चलती है। तेंदू के पत्ते लाएंगे या फिर कुछ भी लकड़ी लाएंगे जंगल से, उतनी आवश्यकता जितना लाएंगे उसी से उनका रोजगार है। और जंगल के अलावा उनका जीवन वही है, उनके पूर्वजों की संस्कृति उनसे जुड़ी है, पूर्वजों का इतिहास उससे जुड़ा है, उन सब ने बचाया वो सब कुछ है। उसी जंगल को किसी के कहने पर रातों रात एक फरमान आता है और उठाया जाता है और जंगल को साफ करा जाता है और काट के फिर वहां से पूरा वीरान बना दिया जाता है। और लोगों की जिंदगी कहाँ है, कहाँ रह रहा, कोई अता पता नहीं। तो हमारा उद्देश्य राजनीति से नहीं था, सामाजिक उद्देश्य से गए थे। हम तो ये कह रहे हैं कि वहाँ के संगठन को आप में ताकत है, आप चुनाव लड़िए और विधानसभा या संसद सभा लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन के अंदर जाके अपने हक की बात करिए। हम आपके बीच में नहीं आएंगे। यदि आप आवाज नहीं उठाओगे तो इस समुदाय के लिए हमको आवाज उठाने आना पड़ेगा। यही बात करने के लिए वहां गए थे। ये पूरे हालात वहां पे बहुत खराब है और जिसका जमीन जिंदा हो वो आवाज जरूर उठाएगा वहां पे। तो वहाँ स्थानीय सरकार वगैरह वो खुद आग्रह करके ये करवाती? सरकार का हाथ है उसमें, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि सरकार चाहे तो सब कुछ खत्म कर सकती है। शायद ये नक्सलवाद जो गंभीर बीमारी है, हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते कि लड़ाई अगर लड़नी है तो हथियारों से लड़ना जरूरी नहीं होता। लड़ाई लड़नी है तो कानून है, लोकतंत्र है और नियम और कानून से लड़ सकते हो आप। हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जाती, तो सिस्टम में आई है। लेकिन शायद मैंने ये सुना था वहां पर कि वो लोग शांति वार्तालाप चाह रहे हैं सरकार से, लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। अगर ऐसा होता है कि इनके और सरकार के बीच में शांति वार्तालाप हो और आदिवासी की रोज जमीनें छीनी जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, अगर ये बंद होता हो तो सारा सब कुछ हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कई फर्जी मुकदमे हैं, वो बहाल हो सकते हैं और सब कुछ सही हो सकता है, वहाँ पे हालात सही हो सकते हैं। तो इसके लिए सर आप इस क्योंकि वो तो एक तरफ हो गया राज्य, लेकिन फिर भी कभी इस पार्टी, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बनने जा रही है और अभी 3-4 एमएलए भी हो गए और वो भी अभी सिर्फ 2-3 महीने पुराने, मतलब चुनाव से 15-20 दिन पहले, एक महीना मान लो, उस समय रजिस्ट्रेशन और इस पार्टी ने इतना बड़ा अचीवमेंट भी किया। तो क्या रणनीति उस क्षेत्र को लेकर के, पूरे भारत को क्षेत्र को लेकर के इस पार्टी की क्या रणनीति है, मतलब कैसे काम करेगी? हमारे पार्टी के अंदर विजन अच्छा है और लोगों के विचारधारा अच्छी है। असली लोकतंत्र अगर जिंदा है तो हमारी पार्टी के लोग जिंदा रखते हैं, जहाँ पर निस्वार्थ भावना से जो उनके मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के आधार पर, मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट दिया जाता है। व्यक्ति को देखकर दिया जाता है और ये पार्टी देखकर नहीं दिया जाता है। और हम पर भरोसा किया, लोकतंत्र अगर जीवित है हमारे यहाँ पर है, एक वोट की वैल्यू समझते हैं। तो इस बात को आंध्र प्रदेश के लोग भी समझ रहे हैं, दादरा नगर हवेली के लोग समझ रहे हैं, इसी बात को अपने छत्तीसगढ़ के लोग समझ रहे हैं, झारखंड के लोग समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लोग बिखरे बिखरे हैं, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार है, जुल्म हो रहा है, आप आइए, हमें राजनीतिक नेतृत्व दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे और हमारी आवाज को लोकसभा लोकतंत्र के सर्वोच्च सदनों में दोनों जगह जाए। तो हम अभी आंध्र प्रदेश गए थे, वहां पे भी पार्टी के संगठन के लोग मिले थे, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई है। तो इस बार लोकसभा के अंदर हम हो सकता है वहां पे भी सीट उतारें और यहाँ पर भी उतारेंगे, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में भी। तो देश के अलग अलग कोने से एक आवाज आ रही है कि सच्ची पार्टी है, हितों के लिए लड़ती है, गुमराह करने के काम नहीं करती है। लेकिन कहीं-कहीं लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि इस पार्टी के नाम में ही आदिवासी शब्द छिपा हुआ है, तो ये लोगों को इस तरह से अभी चुनाव के टाइम पे ऐसे-ऐसे झूठे-झूठे वादे करेंगे, लोगों को बहलाएं फुसलाएंगी और ये सिर्फ पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए काम करेगी, तो ये कहाँ तक सही? मुझे बताइए कि दरियावत के अंदर अगर सड़क बनेगी, क्या आदिवासी चलेगा? आप बताइए, दरियावत के अंदर कॉलेज बनेगी, क्या आदिवासी पढ़ेगा? दरियावत के अंदर अस्पताल बनेगा, क्या आदिवासी क्या इलाज होगा? सबका होगा। कृषि मंडी खुलेगी तो उनका फायदा सब लेंगे। हर चीज का फायदा सब ले रहे हैं, तो कहाँ जातिवाद है? क्या हमारा हक मांगना गुनाह है? हम लोग हमारा हक मांगेंगे, वो सरकार से मांग रहे, किसी जाति विशेष से नहीं मांग रहे। और ये दोनों ही पार्टियों ने भ्रम डाल रखा है यहाँ पर कि ये आदिवासियों के लिए करते हैं, हम लोग सबके हितों के लिए करें। कैसे समाज के लिए भी बोलते हैं हम लोग, उनके काम पड़ता आते हैं हमारे पास, आज भी आते हैं, ओबीसी जनरल से भी कोई आता है तो हम काम करके देते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, मना नहीं है। और मैं तो चुनाव जीतने के बाद तो 2.5 लाख लोगों का विधायक हूँ, सबके लिए काम करता है। दोनों ही पार्टियों की डाल गल नहीं रही है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उनके झूठ के धंधे बंद हो गए और उनके लोगों को आपस में लड़ाना भिड़ाने वाले धंधे बंद हो गए, तो फड़फड़ा रहे कि कैसे हम वापिस आए।
क्योंकि एक बार झूठ का नकाब बेनकाब हो जाता है, उसके बाद लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और दोनों ही पार्टियों का ये हाल है। उन्होंने 70 सालों से 75 सालों से लोगों को गुमराह किया था, और अब जाके जनता के बीच में सच्चाई आई तो कोई गांठ नहीं रहा है, तो फिर ये बिड़ाने का काम कर रहे हैं और दोनों जहर घोलने का काम कर रहे हैं। तो उनको ये लगता है कि ये पार्टी जो है तीसरा बहुत बड़ा दल बन करके देश में उभरेगी। तो क्या अपने जैसे अभी लोकसभा चुनाव में आपने बताया कि सब तरफ उम्मीदवार उतारेंगे, तो यहाँ अपने क्षेत्र से प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा डूंगरपुर वगैरह अभी कुछ अनाउंस हुआ उम्मीदवार का? उम्मीदवार का अनाउंस हम नहीं करते, पार्टी नहीं करती, हमारे लोग करते हैं सिलेक्शन प्रणाली के तहत। हम सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनमें से जिनका नाम सामने आएगा हम उनके साथ हैं। वो कोई जरूरी नहीं वो करोड़पति हो, बीजेपी की तरह हाईकमान के पास पैसा लेने जाना पड़े, देने जाना पड़े, टिकट चाहिए, किसी के पैरों में जाना पड़े। हमारी जनता हाईकमान है, जनता सब कुछ है। तो चुनाव लड़ने के लिए अब इतना बड़ा पद भी रहेगा और इतना बड़ा एरिया भी रहेगा, फिर वो पैसा आएगा कहाँ से? हमारे पास मैं चुनाव लड़ा था, मेरा हालत देख लो आप। लोगों ने सामने से डीजल भरवाया, सामने से गाड़ियां भिजवाई, सामने से काम किया। तो हमारे गांव के अंदर 5 मिनट के अंदर एक मैसेज के अंदर 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठे करके हमको पकड़ा देते हैं। तो वो यही लोकसभा के अंदर होगा। लेकिन कोई तो ऐसे अफवाह फैलाता कि इनको कोई नेता या फिर बाहर से कोई फंडिंग वगैरह करते हैं सब। बाहर से कौन देता है? तुम्हारी पार्टी वालों को, इनकी कांग्रेस बीजेपी पार्टी वालों को सामने से देके टिकट लानी पड़ती है, हमको कौन देगा? हमारे चुनावों के अंदर नौजवान जागरूक है, न तो दारू पीता है वोट के लिए, न ही दारू पीने के लिए पैसा लेता है, न ही वो मुर्गा बोतल में बिकता है। वो ये चाहता है कि मुझे रोजगार के लिए मेरे लिए कोई बोले, मेरे लिए शिक्षा के लिए कोई बोले, मेरे आने वाले समय का भविष्य उसके लिए कोई बोले, समुदाय के हक अधिकार के लिए बोले। इस बात के लिए हमारे नौजवान वोट देते हैं और गांव के लोग इस बात को समझते हैं। कांग्रेस बीजेपी के अंदर रहने वाले लोग हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान गाय गंगा गोबर भगवान के नाम पे वोट देते हैं। लेकिन अभी जैसे मैं भी प्रतापगढ़ से आया, कुछ कार्यकर्ता और यहाँ पे भी कई लोगों से मिला और कुछ मैसेज भी मेरे पास आए कि उनका कहना है कि डामोर साहब पहले हमसे बहुत फैमिलियर रहते थे और हमारी हर बात जब भी फोन करते थे उठाते थे। विधायक बनने के बाद तो उनका मतलब थोड़ा सा रवैया ही चेंज हो गया, फोन ही नहीं उठाते, ऐसा कुछ? नहीं, उनको लगता है, और मेरे जिस साथी को ऐसा लगता है 2 दिन मेरे साथ घर पे बैठे हैं, क्योंकि सुबह विधायक बनने से पहले मैं सीमित लोगों के साथ उठता बैठता मिलता था। अब दरियावत की जनता भी है और देश के अलग अलग कोनों से भी जान पहचान, आप इन कार्यकर्ताओं की वजह से मेरी जान पहचान है, क्योंकि वो थे तो मैं विधायक हूँ, जनता की मेहनत थी तो मैं विधायक हूँ, और उनकी बदौलत ही मेरी जान पहचान बनी। और आज उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं समय इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि एक तरफ तो ये चाहते हैं कि क्षेत्र के अंदर अच्छा विकास हो, तो विकास होगा तो फिर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, विभागों के साथ तालमेल बैठना पड़ेगा, बातचीत करना भी, सदन के अंदर हमको कुछ तैयारी करके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए समय चाहिए। दूसरा समस्या ये है कि मेरे घर पे सुबह से शाम तक जिनकी समस्या है वो मेरे पास आएगा, मेरे को जिताया तो उनकी उम्मीद है तो आएगा मेरे पास। अगर वो मेरे सामने बैठा है, मैं पूरे दिन फोन लेके बात करता रहूंगा, तो वो नाराज नहीं होगा? क्या उनका काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो उनका काम करना भी पड़ेगा। और इतना मैं फ्रेंडली हूँ कि आज भी सबके साथ में छोटा बड़ा कोई ये दिमाग में नहीं है कि आदमी कैसा है वैसा, मस्ती से बैठता हूँ, उठता हूँ, बात करता हूँ। तो ऐसे सबके पास मोबाइल नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है, दोनों नंबर सबके पास है। भाई खाना खाया कि नहीं खाया, भाई मेरे ये मामला हो गया वो हो गया, भाई मेरे पत्नी नहीं आ रही, घर पे लड़ाई होगी आज, भाई मेरे वहां सगाई की बात चल रही है, आप बात करके आ जाओ। ऐसे कोई मुद्दे होते जो मेरे से बात करने के, 100 में से 90 फोन तो उल्टे सीधे आते हैं, 10 फोन काम के आते हैं। तो मेरे तुम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जरूरी काम के लिए आपसे याद करो। यदि आप चाहते हो मैं फोन लेके बैठा रहूं तो मैं फोन लेके ही बैठा रहूंगा, सबको बात करता रहूंगा, दूसरे काम कुछ नहीं होंगे। तो इसीलिए मेरा एक संदेश है, और जिम्मेदार साथी आपके गांव के अंदर छोटे मोटे कोई सामाजिक लड़ाई झगड़ा है, भाई भतीजा का आपस में परिवार का मामला मेरे तक ला रहे हो, उससे बढ़िया घर बैठ के समझाइश करो। और कोई छोटी बड़ी बात है, दूसरी बात कोई गलत करता है, रात को किसी दारू पी के लड़ाई झगड़ा कर दिया, फिर पुलिस प्रशासन आगे उठा के ले जाएगा, फिर मेरे को फोन करेंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन आप, और एक सबसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन था, विभाग ही अपने तरीके से वो काम करेंगे, यदि वो गलत करते उसके लिए मैं बैठा हूँ, मेरी तरफ से मांग। लेकिन मेरी तरफ से ये निवेदन है, सारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में से 1 या 2% ऐसे भी मेरे साथी हैं जो फावरचंद का आदमी करके किसी भी विभाग के साथ अड़ जाते हैं, कहीं गलत काम करते हैं तो मेरा नाम लेते हैं। जहां गलत काम करोगे और मेरा नाम लोगे, मैं हरगिज जिम्मेदार नहीं हूँ। सही आदमी के साथ में जिम्मेदार हूँ।
कोई ऐसा करता भी है तो मैं तो विभाग के भी बोल दूंगा, अगर मेरे बारे में नाम लेके गलत करता है तो उसको जो भी आपके प्रावधान है करो। हाँ। तो ऐसा भी कभी-कभी होता है। तो मतलब व्यस्तताएँ ऐसी हो जाती हैं, विधायक बनने के लिए जो कोशिश करते हैं, उसके बाद बनने के बाद ज़िम्मेदारी आ जाती है। ज़िम्मेदारी तो बढ़ जाती है। हाँ। विधायक बनना जितना मुश्किल है, उतना विधायकी निभाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। तो अभी आप जीत गए, तो इन सब लोगों की ये शिकायतें हैं, ठीक है, आपने जैसा बताया क्लियर भी होगी मेरे हिसाब से कि उनका कई सारे क्वेरीज़ थे, वो तो इतने बड़े आप अकेले, लेकिन आपने कहा 2.5 लाख लोगों के आप विधायक हैं और रोज़ आते भी हैं। अंत में सर ये है कि जैसे प्रतापगढ़ जिले में ये पड़ता है, विधानसभा ज़रूर अलग है और प्रतापगढ़ के भी कई सारे युवाओं की, क्योंकि आपने कई बार वहाँ आकर के भी आवाज़ें उठाई है और आंदोलन भी करे हैं। तो वहाँ के लिए जैसे कभी कोई फ़ोन आता है या फिर कुछ विशेष आपसे उम्मीद रखते हैं, तो क्या प्रतापगढ़ के लिए क्या आप तैयार रहेंगे? मैं तो प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश की उम्मीदें तैयार पूरी करने के लिए तैयार बैठा हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी बता दूं कि मैं जीता हूँ। हाँ। मेरे नजदीक में घाटोल विधानसभा मेरे साथी भाई अशोक जी 3000 वोटों से हार गए थे। प्रतापगढ़ से हमारे आदर्श बड़े भाई मांगीलाल जी हार गए थे। इधर सलम्बर से भी हमारे भाई हार गए, जीतू भाई। बड़ी सादड़ी से भी फौजी भाई। तो कहीं न कहीं उनको जो वोट देने वाले लोग थे, उनका जुड़ाव उन अपने प्रत्याशी के प्रति तो होगा। तो अब हारा हुआ प्रत्याशी है तो कहीं न कहीं उसके साथ संकट और संघर्ष है। मैं चाहे वो प्रतापगढ़ का हो, घाटोल विधानसभा से हो, चाहे बड़ी सादड़ी से हो, सलूम्बर से हो, चाहे मेरे नजदीकी कोई भी विधानसभा, जब भी जिसका भी काम पड़े मैं आपके लिए आदित्य तैयार हूँ, कोई भी ऐसा काम हो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा कमी महसूस नहीं होने दूंगा कि हमारा प्रत्याशी हारा हुआ है। फिर भी मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जी। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप एक युवा हैं और युवा ही हर राजनीति में जैसे युवा आते हैं तो वो राजनीति का वो जो है ना अच्छे से काम करता है, राजनीति को और मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ के प्रतापगढ़ के आसपास के जो भी अपने युवा हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? मेरा एक ही मैसेज है कि आप सब युवा हो, हमारी जिंदगी मानव जीवन एक संघर्ष है। जो इसको स्वीकार करता है, जूझता है, वो जीवन जीने की कला सीख जाता है। और हम एक नौजवान के पीछे उसके माँ-बाप, परिवार, रिश्तेदार सारे लोग होते हैं। अभी एक विकट परिस्थिति में एक संकट ये देखता हूँ मैं, अधिकतर नौजवान अपना रास्ता भटक जाते हैं। कहीं ये लड़के-लड़की में उलझ जाते हैं, कहीं अपने करियर के अंदर शराब के नशे में उलझ जाते हैं। बहुत सारे युवा बाइक राइडिंग में उलझ जाते हैं। तो ये जो वक़्त है आपका गँवाने का नहीं, कमाने का है। देश के अंदर चाहे वो देश को आज़ादी दिलाने में हो, युवाओं का रोल रहा है। इस आदिवासी को नए कानून दिलवाने में हो, आदिवासी को आज़ाद कराने में भी युवाओं का रोल रहा है। चाहे वो बिरसा मुंडा ले लो, टंटिया मामा ले लो, राणा पुंजा ले लो, ये बहुत बड़े नाम है हमारे समुदाय के लिए। और इस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो अपना ज़िंदगी का एक विज़न होना चाहिए और विज़न के साथ में हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज से 10 साल बाद हम नौजवान हैं, 10 साल बाद हमारे परिवार में हमारे लिए क्या रिस्पेक्ट रहेगी? हम लोग क्या अच्छा कर रहे हैं? समाज के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं? ये सोचना चाहिए। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, देखता हूँ, बाइक राइडिंग कर रहा है और गलती एक छोटी-सी हुई और एक्सीडेंट हुआ और मौत मौत हो गई या ज़िंदगी से चला गया। तो उसको ये उसकी छोटी-सी गलती थी, शराब के नशे में बाइक राइडिंग, लेकिन उसका पूरा परिवार ज़िंदगी भर झेलता है। पूरी ज़िंदगी दुखी रहता है। कोई लड़के-लड़की का प्रेम जाल हुआ, तो छोटी-छोटी बात में नाराज़गी हुई और आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे केस होते हैं। कोई जहर खा के एक्सपायर हो जाता है। तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि यार आप 15-20 साल की ज़िंदगी तो जिए, इतनी सस्ती कहाँ है जो आप इसको लटक के मर रहे हो, कोई एक्सीडेंट में मर रहे हो। तो उनसे विशेष निवेदन है कि पहले अपना करियर बनाओ। करियर बन जाता है, उसके बाद में आप दूसरी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जियो। उससे पहले इन सारी चीज़ों से दूर रहो। और विशेषकर इस क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, भाई हैं, अभी होली का त्योहार आता है। इस त्योहार के अंदर भी बहुत सारे मेरे साथी भाई हैं जो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। प्रतापगढ़ है, गुजरात है, वापिस जब आते हैं बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं और 4-4 महीने तक उसका परिवार इंतजार करता है। अरे हमारा भाई बेटा आ रहा है, भाई आ रहा है या मेरा पति आ रहा है। और फिर जिस दिन आएँगे, जितना कमाएँगे अपनी मेहनत से, वहीं से पीते खाते आएँगे और यहाँ आके छोटी-मोटी बातों में लड़ के मर जाएँगे या एक्सीडेंट में मारा जाता है। हर बार होता है। तो ऐसे ऐसे नौजवानों से यही संदेश है कि अपनी ज़िंदगी अनमोल है। इसको एक तरीके से जियो और अपने एक उद्देश्य बनाओ कि लोग दुनिया याद करे हमको, कुछ बेहतर करके जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है दर्शकों को भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया।
दरियावत क्षेत्र की विधानसभा के लिए भी आपने कहा कि मैं मूलभूत जितनी भी आवश्यकताएँ हैं उनको धरातल स्तर पे जाकर के स्टडी करी है और भी कर रहा हूँ और चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़कें वगैरह सबके लिए किसानों के लिए भी आप अच्छा काम करेंगे। और आदिवासी क्षेत्र में जो युवा है उनके लिए भी आपने बहुत-बहुत अच्छा मैसेज दिया आपके और चैनल को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, अपनी इतनी शालीनता और सादगी से हमारे पास आए, बातचीत हुई हमारी, आपका व्यवहार भी अच्छा है। और पुनः धन्यवाद दूँगा और कहूँगा कि जहाँ बुरा लगे, चाहे मैं हुआ, चाहे आपके वहाँ के स्थानीय लीडर हुए, पॉलिटिकल लीडर भी, जो गलत करे, अगर पॉलिटिकल लीडर भी, तो आपके इस न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक ये ले जाना सबसे बड़ा माध्यम है। और उम्मीद है कि लोकतंत्र के अंदर पत्रकारिता जिंदी रहे। ये बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें आप। इनके जैसे ही ऐसे ही पूरे भारत देश के अंदर जो स्ट्रगल करके देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, सब दलित और शोषित और हर वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। भले शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, हर क्षेत्र में राजनीति ही नहीं, सब क्षेत्र में जा कर के उन लोगों के संघर्ष की, उनके जीवन की कहानी उनसे जो प्रेरणा मिलने जैसी हो, हम उनके पास जाकर के बात करते हैं और आप तक उनके संघर्ष जीवन की कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।